आई हूँ और आज के वीडियो महिलाओं में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम समस्या के बारे में है, जिसका नाम है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और PCOS सोसाइटी की स्टडी के मुताबिक भारत में हर 10 महिलाओं में से एक महिला को PCOD या फिर PCOS है। उन महिलाओं को 80% ज्यादा चांसेस होते हैं मोटापे के। तो PCOS या फिर PCOD महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित करता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी एक सामान्य माहवारी होती है, जब भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है जिसमें हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिसको हम GnRH भी कहते हैं, ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि लिटिनाइजिंग हार्मोन बना सके। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसको हम FSH कहते हैं, ये क्या काम करता है, ये जो है ओवरीज को टारगेट करता है ताकि वो फॉलिकल्स को ज्यादा से ज्यादा बना सके। और ये वही फॉलिकल्स हैं जब ये मैच्योर होती है, ओवुलेशन होता है, तो इसमें से एग रिलीज होता है। लेकिन अगर हम बात करें PCOS या PCOD की, तो इसमें जो ब्रेन है, जो हाइपोथैलेमस है, वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को ज्यादा नहीं बना पाता। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और लिटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसका क्या रिजल्ट होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही फॉलिकल्स को डेवलप करता है, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो फॉलिकल्स अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें लिटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जो लिटिनाइजिंग हार्मोन है ये ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक मेल हार्मोन है। वैसे तो फीमेल्स में मेल हार्मोन पाया जाता है, लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन PCOD के केस में लिटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसी वजह से एंड्रोजन्स भी ज्यादा बनते हैं। तो जब एंड्रोजन्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसका सबसे पहला असर क्या होता है कि फॉलिकल्स अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते और इसी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता। यही कारण है कि बहुत सारी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं। या तो उन्हें महीना बहुत कम आएगा या बहुत ज्यादा आएगा, या तो उनको महीना आएगा ही नहीं, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो पाता है। और इसी ओवुलेशन न होने की वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि वे फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। दूसरा रिजल्ट ओवुलेशन के ना होने का क्या होता है कि जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा। जब कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, उसका प्रोलिफरेशन होता है। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन होने की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि जब एंड्रोजन का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा फैट सेल्स प्रोड्यूस करने लगता है, यानी कि एडिपोसाइट्स। और जब बहुत ज्यादा फैट सेल्स बनते हैं तो वो लैप्टिन, एडिनोलैप्टिन और साइटोकाइंस जैसे हार्मोन्स बनाते हैं, और यही हार्मोन्स फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके ब्लड में इंसुलिन तो है, आपके ब्लड में ग्लूकोज भी है, लेकिन इंसुलिन उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। और क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ग्राफिकल फॉलिकल्स हैं, जो फॉलिकल्स हैं, वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाते, ग्लूकोज को ले नहीं पाते। इसकी वजह से उनकी मैच्योरिटी, जो फॉलिकल्स की जो मैच्योरिटी है, वो रुक जाती है। अब क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल्स नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या होता है, बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती है। पहले से इंसुलिन है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल्स ग्लूकोज ले नहीं पा रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, और ज्यादा इंसुलिन बनाती है ताकि सेल्स को ग्लूकोज मिल सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर इंसुलिनिया। ये हाइपर इंसुलिनिया का मतलब है कि आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है,
तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसका नाम है एकांथोसिस नाइग्रोगेंस, जिसमें आपकी जो नेक रीजन है, आपके आर्म पिट्स हैं, आपकी ग्रोइन एरिया जो है वहाँ पर स्किन डार्कनिंग होने लग जाती है, आपकी स्किन का कलर डार्क होने लग जाता है। दूसरा, इंसुलिन का लेवल बढ़ने से क्या होता है, लियूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा बनता है, यानी कि ये एक विस्कस साइकिल बन जाती है, जो कि जब लियूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा तो अगेन फिर एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा एंड्रोजन लेवल का ब्लड में बढ़ने का क्या असर होता है, अब क्योंकि एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है तो फीमेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा नजर आने लगते हैं, जैसे कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, जैसे कि अपर लिप्स, चिन और बैक, चेस्ट, इन सभी एरियाज पे हेयर ग्रोथ जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, कुछ और भी लक्षण हैं जो पीसीओडी के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्ने, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाएंगे फेस पर या बैक पे। दूसरा है डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर्स, ये सभी क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। इसके अलावा कुछ हिडन सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया और एंडोमेट्रियल कैंसर। अब हम जानते हैं कि पीसीओडी होने के आखिर क्या कारण है। वैसे पीसीओडी का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक किसी को नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हो सकता है, जिसमें आता है सबसे पहले हेरिडिटी, कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पीसीओडी रहा है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको भी पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। दूसरा आता है इसमें लाइफस्टाइल, कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर आप अच्छे से नींद पूरी नहीं करते हैं, या इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, आप 8 घंटे से कम की नींद लेते हैं, या फिर आप लेट नाइट स्लीप लेते हैं, तो ये सभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हम पीसीओडी की रोकथाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीसीओडी को होने से नहीं रोक सकते या फिर ये ठीक ही नहीं हो सकता या सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होगा। पीसीओडी को रोकने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की, कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए कि आप अपनी पीसीओडी को ठीक कर सकें। इसमें सबसे पहले अगर आपको मोटापा है तो आप वेट लॉस डाइट लें, और अगर आप नहीं जानते कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे आप अपना वजन घटा सकते हैं, तो आप मेरी YouTube वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कौन से डाइटिंग टिप्स फॉलो करने चाहिए और आप किस तरीके से सही तरीके से पानी पीकर अपना वजन घटा सकते हैं। आप इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। दूसरा आता है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटिक डाइट लें। डायबिटिक डाइट के लिए आप कोशिश करें कि आप शुगर्स ना लें, और आप जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें, यानी कि आप होल ग्रेन सीरियल्स या ब्राउन ब्रेड या व्हीट पॉरेज, इस तरीके से आप होल ग्रेन सीरियल्स लें बजाय कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे कि सूजी, मैदा, जो भी सूजी मैदा जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बिस्किट्स हैं या फिर बेक्ड फूड आइटम्स हैं, आप उनका प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें, आप अपने खाने में रेशो का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर रिच डाइट लें, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप योगर्ट ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, और आप टोन मिल्क ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। दालें लें, साबुत दालें लें, आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बीन्स का इस्तेमाल करें। अब हम जानेंगे कि योग के द्वारा हम पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या फिर पीसीओडी, हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, फिर चाहे वो हमारा पीसीओडी हो या डायबिटीज़ हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, ये सभी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं ब्रेन से। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपनी हार्मोनल साइकिल को रेगुलेट कर पाएंगे, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो दूर होगा। इसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेंगे तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। दूसरा, क्योंकि पीसीओडी की वजह से आपको मूड डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो
तो अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी दूर होगा, आपका मूड डिसऑर्डर्स दूर होंगे, आपका डिप्रेशन भी दूर होगा। दूसरा, आप प्राणायाम करें। प्राणायाम क्या है? मेनली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो जब आप अपनी ब्रीदिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छे से आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जो आपकी मस्कुलर टेंशन है वो रिलीव हो जाती है। तो जब आपकी मस्कुलर टेंशन रिलीव हो जाती है तो ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो ब्लड में पाए जाने वाले जो भी जरूरी तत्व हैं, स्पेशली हम यहाँ पे हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स आपके ब्लड में ही पाए जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपकी ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होगा, आपके हार्मोन्स का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होगा, तो आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट कर पाएंगे। इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आप जितनी तेज सांस लेंगे उतनी तेज आप सांस बाहर छोड़ेंगे। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिसमें आप एक नाक से सांस लेंगे, दूसरी नाक से आप सांस छोड़ेंगे। ये सब मैंने आपको करके बताया हुआ है, आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्राणायाम करने चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है सूर्य नमस्कार। हमें सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करने से आपका वजन कम होगा, आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, और आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, वे दूर होंगी, वे करेक्ट होंगी। चौथा है आसन, कि आप कौन से आसन करें जिससे आप अपना पीसीओडी ठीक कर सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, अगर आपको वेट गेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको ओबेसिटी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपना वजन घटाने के लिए जो भी आसन किए जाते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वे सभी योगा करें, आप वे सभी एक्सरसाइजेस करें जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं। अब मैं आपको वे आसन बताऊंगी जो स्पेशली पीसीओडी में किए जाते हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आपका वजन नहीं बढ़ा हुआ है तो भी आप इन आसनों को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आसन है बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन को करने के लिए आप सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, जिसमें आपकी कमर एकदम सीधी, आपके पैर आपके सामने और पंजे आपकी तरफ झुके हुए हों। अब आप अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपनी पेरिनियम के जितने पास आप लेकर आ सके उतने पास लेकर आए। अब आप अपने बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। दोनों पैर की एड़ियों को आपस में मिलाएं और दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाने के बाद अपनी कमर को एकदम सीधा रखें। और अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे बांधें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने दोनों पैरों के पंजों को इन हाथों से दबाएं। ऐसा करने के बाद अब आप अपनी कमर सीधी करके सीधे होकर बैठ जाएं। और इसी आसन में आप 5 लंबी गहरी सांसें लें। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें और 5 लंबी गहरी सांसें लें। आप अगर चाहें तो बद्धकोण आसन के साथ आप तितली आसन भी कर सकते हैं, जिसको करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और फिर धीरे से नीचे की ओर। अपने पैरों के पंजों को बांध के रखें, पैरों को सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे। अब आप धीरे से अपने बाएं पैर को सामने की ओर लाएं, फिर अपने दाएं पैर को सामने की ओर लाएं और सीधा होकर दंडासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए आप मैट पर सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। ऐसा करने के बाद अब आप अपने दाएं पैर को उठाएं और मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएं। ऐसे ही आप अपने बाएं पैर को उठाएं, मोड़ें और पीछे की ओर लेके जाएं। ऐसा करने के बाद आप अपने दोनों पैरों की एड़ियों पर बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाने के बाद अब आप घुटनों पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को अपने कूल्हों की चौड़ाई जितना खोल लें। अपने पैरों को खोल लेने के बाद अब आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं और अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। ऐसा करने के बाद अब आप सांस भरें और सांस भरकर सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर लेके जाएं और अपने दाएं पैर की एड़ी को पकड़ें और
बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को, और अपनी बॉडी को आगे की ओर पुश करें और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की ओर आए, दोनों हाथों को सामने की ओर, और अपने दोनों पैरों को मिलाएं और दोबारा से वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आप इस तरीके से उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं तो आप अर्ध उष्ट्रासन करें, जिसको करने के लिए भी आप सबसे पहले दंडासन में बैठें, फिर वज्रासन में। वज्रासन में बैठ जाने के बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को अपनी पेल्विस की चौड़ाई के जितना खोलें। अब आप अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखें, पीठ को सहारा देते हुए अब आप सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें, जितना पीछे आप झुक सकते हैं, और फिर अपने गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। नॉर्मल सांसें लें। अब आप धीरे से सांस भरते हुए सामने की ओर आए और अपने दोनों हाथों को साइड में रखें, पैरों को आपस में मिलाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम करते हैं अगला आसन, जिसका नाम है चक्की आसन। चक्की आसन को करने के लिए भी आप सबसे पहले मैट पर दंडासन में बैठ जाएं। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपनी पाम्स को बाहर की तरफ करें, अपने हाथ की हथेलियों को सामने की ओर करें। अब आप लंबी गहरी सांसें लें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और सांस भरते हुए पीछे की ओर, जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना पीछे आप जाएं। फिर आप सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और फिर पीछे की ओर। अब हम करेंगे अगला आसन, जिसका नाम है शलभ आसन। शलभ आसन को करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर दंडासन में बैठ जाएं। अब आप करवट लेते हुए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाने के बाद अब आप अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के नीचे लगाएं और अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के नीचे। ऐसा करने के बाद अब अपनी ठोड़ी को जमीन पर रखें और अपने दोनों हाथों को पैर को सहारा देते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। कुछ देर इस आसन में रुकें, जितनी देर आप रुक सकते हैं। फिर धीरे से पैरों को नीचे की ओर लाएं। अगर आप इस तरीके से शलभ आसन नहीं कर पाते हैं तो आप पहले अपने एक पैर को उठाएं, कुछ देर रुके और फिर धीरे से नीचे लेकर आए। ऐसे ही आप अपने बाएं पैर को उठाएं, जिसमें आपका घुटना एकदम सीधा हो। कुछ देर इस आसन में रुकने के बाद धीरे से पैर के नीचे। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है, इसको प्राणायाम नहीं कहते और ना ही ये आसन है। इस क्रिया को करने से आपके जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, आपके पेट के अंदर जितने भी अंग हैं, उनकी अच्छे से मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और ये आपके पीसीओडी या पीसीओएस को दूर करने में आपको काफी मदद करेंगे। तो इसलिए आप कपालभाति जरूर करें। कपालभाति को करने के लिए आप सबसे पहले सुखासन में आराम से बैठ जाएं। अब आप एक्टिव एक्सहेलेशन करेंगे और पैसिव इनहेलेशन। एक्टिव एक्सहेलेशन का मतलब है कि आप सांसों को अपनी मर्जी से छोड़ेंगे और पैसिव इनहेलेशन का मतलब है कि जब सांसें आएंगी तो अपने आप आएंगी, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा सांसों को लेने के लिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं, इन आसनों को आप डेली करें, सुबह शाम करें, खाली पेट करें। जितनी ज़्यादा आप इन आसनों को डेली करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ही ज़्यादा इन आसनों का फायदा आपको होगा। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो के बारे में। आज हमने जाना कि कैसे पीसीओडी होता है, किस तरीके से ये महिलाओं को प्रभावित करता है, कौन कौन से लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और कैसे हम उन लक्षणों को पहचान सकते हैं और पीसीओडी की समस्या को दूर कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको
आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।